नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं स्वदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म यूपीएससी सीएससी हिंदी में। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये जो चैनल है यूपीएससी सीएससी हिंदी, इस चैनल में हम तैयारी कराते हैं हिंदी माध्यम के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए यूपीएससी की अनअकैडमी तैयारी कराता है यूपीएससी सीएससी हिंदी के माध्यम से। आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। ये हूँ मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। इन दोनों को आप जरूर फॉलो कर लेंगे। ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस लिंक पे मैं अपने सभी क्लास का पीडीएफ और सभी क्लास का लिंक शेयर कर देता हूँ, और जितने भी न्यूज पेपर हैं जो आपके जरूरत के लिए हैं उनका भी पीडीएफ मैं अपने इसी टेलीग्राम चैनल के लिंक पे शेयर करता हूँ। और ये जो मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, इसे भी जरूर फॉलो कर लेंगे। यहाँ पे रात में 9 बजे से 9 PM से एक नई क्लास शुरू होने वाली है। RS टीवी एंड LS टीवी, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का मैं इस पर डिबेट की क्लास लेने वाला हूं, वो भी हिंदी में। सारी चीजें इंपॉर्टेंट, ये जरूर आप आएंगे, इसको करेंगे। और ये रात को 9 बजे से चलेगा, 9 PM पे अनअकैडमी के ऐप पे। तो आप इन दोनों प्रोफाइल को जरूर फॉलो कर लेंगे। 100 से भी ज़्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे, जो आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए मदद करेंगे आपकी तैयारी में। ठीक है, ये है सब्सक्रिप्शन प्लान अनअकैडमी का। क्या सब्सक्रिप्शन प्लान, एक है प्लस और एक है आइकॉनिक। प्लस जो है, प्लस में आपको लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। इसका जो 12 महीने का चार्ज है वो है 49,500, लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट और फीस होगी आपकी 44,550 रुपये में। वही अगर आप 2 साल के लिए ले लेते हैं 24 मंथ के लिए तो 72,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 64,800 रुपये प्लस कोर्स का। दूसरा जो आइकॉनिक है, आइकॉनिक भी आपका जो 12 महीने का है वो आपको मिलेगा 69,500, कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट, फीस होगी 62,550। आइकॉनिक में क्या है कि प्लस कोर्स वाली ये चारों चीजें तो होंगी ही होंगी, कुछ एडिशनल चीजें जैसे पर्सनल कोच मिलेंगे आपको पर्सनली तैयारी के लिए, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस होगा, पूरे स्टडी प्लान के साथ आपकी तैयारी होगी, और पर्सनल फीडबैक भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और इसका जो 24 महीने या 2 साल का जो प्लान है 2 ईयर का, 1,07,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 96,300 रुपए। तो ये सारे प्लान, ये सारी चीजें, ये जो रोजाना हम लोग पढ़ते हैं सुबह 10:30 बजे, ये जो करंट की क्लास, इसका यही सोर्स है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, PIB, PRS, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता और गवर्नमेंट की वेबसाइट। तो आप जरूर ध्यान में रखेंगे ये सारी चीजें। अब आज जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक कवर करेंगे, आज इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, वो भी हिंदी में। सबसे इंपॉर्टेंट बात पहली है, भांग मादक पदार्थों की सूची से बाहर। ठीक है, भांग को मादक पदार्थों की सूची से बाहर कर दिया गया है। इसका सोर्स है इंडियन एक्सप्रेस और मुद्दा है सामाजिक न्याय का। हमारा पहला आर्टिकल है ये। दूसरा हम लोग आज एडिटोरियल पढ़ेंगे मलय विशाल काय गिलहरी के बारे में। ठीक है, इसका भी सोर्स इंडियन एक्सप्रेस है और ये जीव विज्ञान और पर्यावरण का मुद्दा है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी पर कुछ कर संबंधी नियम लगाए गए हैं। उस पर एडिटोरियल आया है द हिंदू का, ये हम लोग देखेंगे। मुद्दा है भारतीय अर्थव्यवस्था का। चौथा आर्टिकल है पुलिस थानों में सीसीटीवी। ठीक है, और सीसीटीवी, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि हर को पुलिस थाने में सीसीटीवी होना चाहिए, और इसका जो सोर्स है वो है आपका इंडियन एक्सप्रेस, और ये मुद्दा है भारतीय राजनीति का। और जो पांचवा आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे वो है हम्पी मंदिर में अवस्थित पत्थर के रथ, सोर्स है द हिंदू, मुद्दा है भारतीय विरासत एवं संस्कृति का। ठीक है, और जो छठा आर्टिकल है हम लोग देखेंगे गैर निवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार दिया गया है, सोर्स है इंडियन एक्सप्रेस और मुद्दा है भारतीय राजनीति का। तो यहाँ 6 आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे, वो भी हिंदी में। ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ होगा, ध्यान से क्या क्या चीजें यहाँ पे कह रहा है। पहला आर्टिकल है भांग
भांग आप लोग जानते होंगे भांग के बारे में। भांग जो है वो मादक पदार्थों की सूची से बाहर कर दिया गया है, ठीक है, मादक पदार्थों की सूची से बाहर। क्यों, क्या, क्यों चर्चा में है, ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के मादक पदार्थ आयोग ने कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, ठीक है, यूएन का है मादक पदार्थ आयोग, कमीशन ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग्स ने प्रतिबंधित मादक पदार्थों पर अपने 63वें सत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए भांग, ठीक है, को मादक पदार्थों की सबसे खतरनाक श्रेणी से बाहर कर दिया है, ठीक है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अभी यूएन में संयुक्त राष्ट्र ने किया है इसको, और संयुक्त राष्ट्र का एक आयोग है जो मादक पदार्थों पे है, जिसका नाम है कमीशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स। इसने क्या किया है कि जितने भी प्रतिबंधित है मादक पदार्थ, ठीक है, और प्रतिबंधित मादक पदार्थ की सूची है, तो उन मादक पदार्थों के का जो 63वां अभी सत्र हुआ है, 63वां सत्र का जो आयोजन हुआ है, इस आयोजन में क्या है कि भांग को मादक पदार्थों की सबसे खतरनाक श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। आगे पढ़ते जाइए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। पृष्ठभूमि क्या है, पहले ये जानिए इसके बारे में, क्या है पृष्ठभूमि। जनवरी 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने संयुक्त राष्ट्र की संधियों में, ठीक है, किसमें, संयुक्त राष्ट्र की संधियों में भांग को सूचीबद्ध किए जाने के संबंध में 6 सिफारिशें की थी, ठीक है, जिसमें भांग तथा गांजे को 1961 के सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स के सेक्शन 4 से हटाना भी शामिल था, ठीक है। तो जनवरी 2019 में हुआ था। WHO ने संयुक्त राष्ट्र की संधियों में भांग को सूचीबद्ध किए जाने के संबंध में 6 सिफारिशें की थी, और उन 6 सिफारिशों में क्या था कि भांग और गांजे को 1961 के सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स सेक्शन 4 से हटाना भी शामिल था। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है इसमें। ये जो प्रस्ताव था ये मार्च 2019 में CND के सत्र में विचार हेतु रखे जाने थे, ठीक है, CND इसके लिए, इसमें विचार के लिए रखे जाने थे। और CND का मतलब कमीशन नार्कोटिक्स ड्रग, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। CND जहां भी आएगा उसका मतलब है कमीशन नार्कोटिक्स ड्रग की बात हो रही है। तो ये 2019 में ही CND के सत्र में रखा जाना था, लेकिन सदस्यों ने और अधिक समय का अनुरोध करते हुए इस विषय पर होने वाले मतदान को स्थगित कर दिया था, ठीक है। और अनुसूची 4 उन दवाओं की श्रेणी है जिन्हें अन्य दवाओं की तुलना में विशेष रूप से खतरनाक भी माना जाता है। सारे पॉइंट को जरूर ध्यान में रखते हुए चलेंगे। इसमें वैश्विक निर्णय क्या हुआ, क्या इसमें वैश्विक निर्णय लिया गया, क्या कह रहा है वैश्विक निर्णय के बारे में देखिए कि पहले पुरानी स्थिति क्या है ये जानिए। CND द्वारा लिया गया यह निर्णय भांग को अनुसूची 4 से बाहर करता है, जो पहले की स्थिति थी, जहां इसे हेरोइन सहित अन्य घातक ओपियोइड्स व्यसनों के साथ सूचीबद्ध किया गया था। भांग को हेरोइन, ड्रग्स, इन सब जैसे ड्रग्स के साथ उसमें शामिल किया गया था। जो पुरानी स्थिति थी तो CND भांग को अनुसूची 4 से बाहर करता है कि हेरोइन और भी जो मादक पदार्थ जो और भी जितने प्रकार के ड्रग्स हैं उससे खतरनाक श्रेणी से ये कम है, तो इसको उस श्रेणी से बाहर के किया गया इस बार। उसी पे हम लोग ये आर्टिकल देख रहे हैं। वर्तमान स्थिति क्या है अभी इसकी कि अब भांग और भांग की रॉल, जिसे चरस कहते हैं, दोनों को अनुसूची 1 में रखा जाएगा, जिसके अंतर्गत पदार्थों की सबसे कम खतरनाक श्रेणी को शामिल किया जाता है, ठीक है। अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4 इस टाइप से बनते हैं। हमने जैसे जानवरों, पक्षियों या इन सब चीजों के बारे में पढ़ा है, पौधों के बारे में कि IUCN की रेड लिस्ट, सिटीज की परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 3, तो उसी तरीके से ये होता है CND का अनुसूची 4, यानी सबसे खतरनाक चीजें अनुसूची 4 में होती हैं, सबसे खतरनाक मादक पदार्थ अनुसूची 4 में शामिल होते हैं, और जो अनुसूची 1 है, अनुसूची 1 में कम खतरनाक चीजें शामिल होती है मादक पदार्थों में। तो भांग और भांग की राल जो चरस होता है वो भी भांग से बनता है, तो इन दोनों को अनुसूची 1 में रखा गया है,
ठीक है, और जो कि पदार्थों की सबसे कम खतरनाक श्रेणी को शामिल किया जाता है अनुसूची 1 में। आगे देखिए, जो देश इस निर्णय के पक्ष में थे, क्योंकि यूएन ने लिया है, यूनाइटेड नेशन ने इस पे निर्णय ले लिया है, तो कौन कौन से देश इस निर्णय के पक्ष में हैं? सीएनडी के 53 सदस्य देशों में से 27 देशों, जिनमें भारत, अमेरिका और अधिकांश यूरोपीय राष्ट्र शामिल हैं, ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। सीएनडी के 53 देश हैं सीएनडी में शामिल, तो इस 53 देशों में से 27 देशों ने, जैसे भारत और अमेरिका भी हैं, और इनके साथ ज्यादातर यूरोपीय राष्ट्र, यूरोपीय देश शामिल हैं, जो कि पक्ष में मतदान दिए हैं भांग को मादक पदार्थों की सूची से बाहर करने के पक्ष में। और पक्ष में कौन कौन नहीं था इसके, ये देखिए, चीन, पाकिस्तान और रूस सहित 25 देश इस पक्ष में नहीं थे, जबकि यूक्रेन ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया था। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, चीन, पाकिस्तान और रूस के साथ साथ 25 देश थे जो इसके पक्ष में नहीं थे, और यूक्रेन ने इस मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। सीएनडी के सदस्य देशों में यूक्रेन भी है, लेकिन उसने इस मतदान में हिस्सा लिया ही नहीं, जरूर ध्यान में रखिएगा। महत्व क्या है इसका, ये भी पढ़िए, क्या है महत्व, कि चूंकि यह अभिसमय या जो एक कन्वेंशन वर्ष है, यह 1961 में लागू किया गया था। ठीक है, ये जो कन्वेंशन इस बार 63वां हुआ है यूएन का, जिसमें ये मादक पदार्थों की लिस्ट में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये सारी चीजें होती हैं, तो ये 1961 में शुरू हुआ था। इसलिए भांग सख्त नियंत्रण के अधीन था, जिसके चलते चिकित्सा उद्देश्यों के लिए भी इसके उपयोग को बहुत सीमित कर दिया गया था। ठीक है, और यद्यपि भांग का पुनर्वर्गीकरण करने का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है, फिर भी विश्व भर में इसकी स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं हो सकेगा जब तक कि विभिन्न देशों द्वारा अपने मौजूदा नियमों को जारी रखा जाएगा। तो ये सारी चीजें एक एक पॉइंट ध्यान से आगे देखिए। हालांकि इस प्रक्रिया को प्रभावित करेगा ये, क्योंकि विभिन्न राष्ट्र अपने कानूनों को तैयार करते समय अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का अनुसरण भी करते हैं, और इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ सीएनडी ने भांग की औषधीय और चिकित्सकीय क्षमता को मान्यता देने हेतु विभिन्न द्वार खोल दिए हैं, कि भांग का इस्तेमाल दवा को बनाने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में यूज किया जाता है। तो पहले जब बैन था तो उसमें सारी चीजें नहीं हो पाती थी, तो अब जब इसको कम खतरनाक की श्रेणी में लाया गया है, तो अभी दवाइयों के लिए और चिकित्सकीय यूज के लिए अब भांग का उपयोग किया जा सकेगा। आगे देखिए, भारत का रुख और विनियम, ये जो विनियम है इस पे भारत का क्या रुख है, ये ध्यान से देखिए, कि भारत ने कन्वेंशन अभिसमय में सबसे खतरनाक पदार्थों की सूची से भांग और भांग की राल यानी चरस को हटाने के पक्ष में मतदान किया है। भारत का रुख रहा है इस कन्वेंशन में। भारत के नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, ठीक है, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत भांग का उत्पादन, निर्माण, स्वामित्व, बिक्री, खरीद, परिवहन और उपयोग दंडनीय अपराध माना गया है। ये जो भारत सरकार का नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट है 1985 का, उसके तहत भांग को क्या माना गया, उसका आप उत्पादन नहीं कर सकते, निर्माण नहीं कर सकता कोई आदमी, स्वामित्व, बिक्री, खरीद, परिवहन, इस सब का उपयोग दंडनीय अपराध है आम आदमी के लिए। आगे देखिए, और इस अधिनियम को वर्ष 1985 में अधिनियमित किया गया था, तथा इसे खतरनाक ड्रग्स अधिनियम 1930 का स्थान ले लिया था। ठीक है ना। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी को इसके अवैध उपयोग और मादक पदार्थों की आपूर्ति से संबंधित मामलों में व्यक्तियों पर लगे आरोपों की जांच करने की शक्ति भी प्राप्त है। ठीक है, एनसीबी जो लोग भांग का या जो भी इस तरीके के ड्रग्स का, वैसे ड्रग्स के लिए तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देखता ही है, लेकिन भांग के लिए भी था क्योंकि ये पहले खतरनाक सूची में शामिल था, और तो इसके उत्पादक में, उपयोग में, या जो भी इस पे जो भी व्यक्ति इसके मामले में फंसे हैं उसकी जांच कौन करता है? एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो।
अभी अभी हम लोग पढ़े थे, एक शब्द आया था कैनबिस। कैनबिस क्या है इसमें, ये देखिए क्या है कैनबिस। ठीक है, WHO के अनुसार कैनबिस एक जेनेरिक शब्द है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल कैनबिस सैटाइवा पौधे से निर्मित साइकोएक्टिव यानी मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली औषधि के मिश्रण को दर्शाने के लिए किया जाता है। यही है कैनबिस, है भांग का पौधा, और ये सब सारी जो चीजें हैं यही कैनबिस है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तो क्या कह रहा है कि WHO के अनुसार कैनबिस एक तो एक जेनेरिक शब्द है, और इस पौधे से निर्मित साइकोएक्टिव, इस पौधे से जो निर्मित साइको एक्टिव है, ये सब जो छोटे छोटे चीजें हैं, ये मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली औषधियां जो बनती हैं उसके मिश्रण को दर्शाने के लिए इसको उसमें मिलाया जाता है। और WHO के अनुसार भांग ऐसा मादक पदार्थ है जिसकी कृषि, तस्करी और अवैध उपयोग विश्व भर में व्यापक स्तर पर किया जाता है। इसका अवैध तरीके से उपयोग विश्व भर में। और डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल भांग में प्रमुख साइकोएक्टिव घटक होता है। वो जो साइकोएक्टिव घटक है उसमें, वो जो कैनबिस में, उसका नाम क्या है, डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल इसका नाम है। और बिना परागकण वाले मादा पौधों को इसमें हशीश कहा जाता है। ये भांग के बारे में भी ध्यान में रखिएगा। भांग का तेल जिसे हशीश ऑयल कहते हैं, और कैनाबिनोइड इसमें वो यौगिक होते हैं जो कि THC के समान संरचनात्मक है, THC, ठीक है ना, यानी टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल, THC का फुल फॉर्म। और यह एक गाढ़ा घोल है जिसे भांग के पौधों से प्राप्त कच्ची सामग्री या रॉल के विलायक निष्कर्षण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। एक लिक्विड होता है, ठीक है, जो ये सब भांग से तैयार होते हैं। आगे क्या कह रहा है कि NDPS अधिनियम के अनुसार भांग के पौधे का तात्पर्य कैनाबिस वर्ग के किसी भी पौधे से है, ठीक है, किसी भी पौधे से। और चरस भांग के पौधों से निकाला गया एक अलग राल है, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। चरस जो होता है भांग के पौधों से अलग से निकाला जाता है। और NDPS अधिनियम में भांग के पौधे से प्राप्त अलग अलग राल को शामिल किया गया है, चाहे वह कच्चा हो या उसको संशोधित करके तैयार किया गया हो, ये सारी चीजें। और यह जो अधिनियम है यह गांजा को भांग के पौधे के फूल के रूप में परिभाषित करता है। जो गांजा होता है, जो भांग का पौधा होता है, भांग के पौधे का जो फूल होता है वही गांजा कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन यह बीज और पत्तियों को स्पष्ट रूप से बाहर करता है, ठीक है, जो उसका बीज होता है वही गांजा, और जो पत्तियां होती हैं वो ऐसे कुछ करके वो होता है, तो आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और यह अधिनियम भांग, चरस और गांजा के दो रूपों में से किसी के साथ बिना किसी के तटस्थ पदार्थ के मिश्रण या उससे तैयार किसी भी पेय को अवैध घोषित करता है। यह जो अधिनियम है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जरूर ध्यान में रखेंगे। और कानून ने भांग के पौधे के बीज और पत्तियों को अधिनियम के दायरे से अब बाहर कर दिया है, क्योंकि किनारों पर कांटेदार संरचना वाली पत्तियों में THC सामग्री नगण्य होती है, उसमें THC नहीं होता। भांग जिसे आमतौर पर होली जैसे त्योहारों के दौरान खाया जाता है, भांग के पौधों की पत्तियों से बना एक पेस्ट है, ठीक है, जो लोग खाते हैं, हरे रंग की गोली होती है, इसलिए इसे गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता है। इन सब चीजों में यूज होता है, इसलिए जरूर ध्यान में रखिएगा। इसीलिए मादक पदार्थों की सूची से बाहर किया गया है। आगे क्या है, इसी तरह CBD तेल जो भांग के पौधों की पत्तियों से प्राप्त कैनबिडियोल का संक्षिप्त रूप है, और NDPS अधिनियम के तहत नहीं आता है। जो भांग का तेल है वो NDPS अधिनियम के तहत नहीं आता। और NDPS अधिनियम भारत में भांग के मनोरंजक पूर्ण उपयोग की अनुमति नहीं देता है। यद्यपि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत लाइसेंस के साथ निर्मित CBD तेल का कानूनी रूप से उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह आमतौर पर प्रचलित भी नहीं है। अब मादक पदार्थों का उपयोग जो CND है, जो मादक पदार्थों का आयोग है, इसके बारे में देखिए क्या कह रहा है CND के बारे में, जो मादक पदार्थों के लिए जो आयोग बना है इसमें। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, कौन, CND, जो वैश्विक स्तर पर नशीली दवाओं से संबंधित अभिसमयों में
मादक अथवा खतरनाक पदार्थों को सूचीबद्ध कर उनके नियंत्रण का दायरा तय करती है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी सीएनडी यही तय करती है, और इसने अभी भांग को वैश्विक स्तर पर मादक पदार्थों की सूची से बाहर किया, अनुसूची 1 में लाया है, ये कम खतरनाक है। और इसकी स्थापना यानी सीएनडी की स्थापना 1946 में की गई थी, और इसका मुख्यालय कहां पे है? वियना में स्थित है। और 1961 के सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स की शुरुआत के बाद, ठीक है, सीएनडी का फुल फॉर्म है ये, के बाद से भांग के प्रति, नहीं ये सीएनडी का फुल फॉर्म नहीं है, सीएनडी का फुल फॉर्म तो है मादक पदार्थ आयोग। ये जो सिंगल कन्वेंशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स हुआ था 1961 में, उसकी बात मैं कर रहा हूं, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, कंफ्यूजन में नहीं निकल गया था, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए कि 1961 का जो सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स की शुरुआत हुई है, वो के बाद भांग के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण में अत्यधिक बदलाव आया है, और कई क्षेत्रों में भांग का उपयोग मनोरंजन और दवा अथवा दोनों के लिए किया जाता है। भांग का उपयोग मनोरंजन के लिए भी, जैसे कि पहले बताया कि होली जैसे त्योहारों में इसका उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग दवा के लिए भी किया जाता है, ठीक है। और वर्तमान में 50 से अधिक देशों में औषधि उद्देश्यों के लिए भांग के उपयोग की अनुमति दी गई है, और कनाडा, उरुग्वे तथा अमेरिका के 15 राज्यों में मनोरंजन हेतु इसके उपयोग की अनुमति भी दी गई है सीएनडी के द्वारा। तो जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा आर्टिकल है मलय विशालकाय गिलहरी। इसके बारे में देखेंगे। एक गिलहरी है जो बहुत ही विशालकाय है, आप इसी इमेज में देख सकते हैं कितनी बड़ी है, इसके पूंछ कितने बड़े बड़े हैं, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये पूंछ देखिए कितने बड़े बड़े इस गिलहरी के। तो इसका नाम है मलय और विशालकाय गिलहरी। तो क्यों चर्चा में है, क्या खास है, ध्यान से पढ़ते हुए इसमें चलिए क्या कह रहा है देखते हुए। मलय विशालकाय गिलहरी के बारे में क्यों है चर्चा में। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI, ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी तरह के एक पहले अध्ययन में यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2050 तक, कब तक? वर्ष 2050 तक भारत में मलय विशालकाय गिलहरियों की संख्या में 90% तक की कमी हो सकती है, और यदि इसके संरक्षण हेतु तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो उस समय तक ये विलुप्त भी हो सकती है। जो विशालकाय गिलहरी है इनका नाम है मलय। तो अभी ZSI ने, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक अध्ययन में यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2050 तक भारत में ये जो मलय गिलहरियां हैं, इनकी मलय जायंट स्क्वायरल, तो ये जरूर ध्यान रखें, इनकी संख्या में 90% तक, 90% तक कमी हो सकती है, या ये विलुप्त भी हो सकते हैं। तो इनके बारे में देखिए, इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है। इधर जो 2 दिन का मतलब क्लास नहीं हो पाई थी, तो ये उन पिछले 2 दिनों का आर्टिकल है, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे। 9 और 10 तारीख को जो क्लास नहीं हो पाई थी उसका, तो ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है कि वर्ष 1916 में स्थापित भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, कब? 1916 में स्थापित हुआ था, का एक अधीनस्थ संगठन है, और इसका मुख्यालय कहां है? कोलकाता में है, ठीक है। और यह देश की समृद्ध प्राणी विविधता के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने तथा अग्रणी सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रीय केंद्र भी है। क्लियर? ये चीजें जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में होता है, बहुत ही ध्यान से देखते जाएंगे, आसानी से आपको चीजें क्लियर होंगी। ये गिलहरी आप इमेज में देख लीजिए। इसका वैज्ञानिक नाम है रतुफा बाइकलर, ठीक है। क्या है इसका साइंटिफिक नेम? रतुफा बाइकलर। और इसकी विशेषताएं क्या है? यह विश्व की सबसे बड़ी गिलहरियों की प्रजातियों में से एक है, जिसके शरीर का ऊपरी भाग गहरे रंग का और नीचे का भाग हल्के रंग का, और पूंछ लंबी एवं घनी होती है, ठीक है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, पूंछ लंबी और घनी होती है। और रात्रिचर उड़ने वाली गिलहरी के विपरीत मलय गिलहरी दिन में सक्रिय रहती है।
कुछ गिलहरियां होती हैं जो रात में सक्रिय होती हैं, वो उड़ती भी हैं, लेकिन उसके विपरीत जो मलय गिलहरी है ये दिन में सक्रिय रहती है, लेकिन यह वृक्षवासी और उड़ने वाली गिलहरी की तरह ही शाकाहारी भी होती है। तो इन चीजों को जरूर ध्यान में रखेंगे क्या क्या कह रहा है। भारत में 3 विशालकाय गिलहरी प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी? 3 तरीके की। क्या? एक एक करके देखते हुए चलिए क्या कह रहा है कि मलय विशालकाय गिलहरी के अलावा प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाने वाली अन्य 2 गिलहरियां भी हैं। ठीक है, मलय के अलावा भी। पहला है भारतीय विशालकाय गिलहरी और दूसरा है विशालकाय सफेद भूरे बालों वाली गिलहरी। ये दोनों आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देखिए और क्या क्या चीजें इसमें है। आवास, ये रहती कहाँ है, कहाँ पे रहती है, आवास क्या है इसका? यह अधिकांशतः सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों, मैदानी इलाकों एवं समुद्र तल से 50 मीटर से 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है और वैश्विक स्तर पर यह दक्षिणी चीन, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, वर्मा, मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा और जावा में भी पाई जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें जरूर ध्यान में रखिए। और भारत में ये गिलहरियां पूर्वोत्तर के जंगलों में पाई जाती हैं। ठीक है, और वर्तमान में ये पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड के भी कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। और एशिया के लगभग 1.84 लाख वर्ग किलोमीटर गिलहरी रेंज का लगभग 8.5% क्षेत्र भारत में है। ठीक है, यानी पूरे एशिया में जो गिलहरियों के रहने का जो एरिया है, जो रेंज है, 1.84 लाख वर्ग किलोमीटर का है, उसका 8.5% क्षेत्र भारत में ही आता है। इसका महत्व क्या है? इस गिलहरी का महत्व, इसे वन स्वास्थ्य संकेतक प्रजाति माना जाता है। क्या? वन स्वास्थ्य संकेतक प्रजाति। एक संकेतक प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र स्थिति और उस पारिस्थितिकी तंत्र में निवास करने वाली अन्य प्रजातियों के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है, जो संकेतक प्रजाति होती है। ठीक है, और संकेतक प्रजाति पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ साथ सामुदायिक संरचना जैसे पहलुओं की गुणवत्ता और परिवर्तनों को भी प्रदर्शित करती है। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। इस गिलहरी का महत्व, खतरा क्या है इसको? खतरा अध्ययन के अनुसार निवर्णीकरण, वनोन्मूलन, वनों का विखंडन, ठीक है, और फसलों का अत्यधिक संवर्धन यानी उर्वरक तथा कीटनाशक आदि का फसलों में ज्यादा प्रयोग करना, वनों से प्राप्त खाद्यों का आवश्यकता से अधिक दोहन करना, अवैध व्यापार और उपभोग के लिए शिकार के चलते यह गिलहरी तथा इसके निवास स्थान खतरे में है। तो खतरा इन चीजों से है। और पूर्वोत्तर के कई इलाकों में होने वाली स्लेश एंड बर्न यानी झूम कृषि भी इसके आवास विखंडन के लिए उत्तरदायी होती है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। किसको किन किन चीजों से खतरा है? और आवासों की क्षति के कारण वर्ष 2050 तक भारत में मलय विशालकाय गिलहरी की आबादी केवल दक्षिणी सिक्किम तथा उत्तरी बंगाल तक ही सीमित हो सकती है। और भारत में इस गिलहरी के मूल क्षेत्र का केवल 43.38% हिस्सा ही अब इसके अनुकूल है और आशंका है कि वर्ष 2050 तक केवल 2.94% अनुकूल क्षेत्र ही इसके आवास के लिए शेष रह जाएंगे। ठीक है, और पिछले 2 दशकों के दौरान भारत में गिलहरी की आबादी में 30% की गिरावट भी आई है। ये सारी चीजें जरूर ध्यान में रखेंगे। इसका संरक्षण स्तर भी देख लीजिए क्या कह रहा है कि IUCN की रेड लिस्ट यानी उसमें संकटापन नियर थ्रेटेंड की प्रजाति पे है और सिटीज के परिशिष्ट 2 में ये आती है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में भी इसको शामिल किया गया है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। हमारा आज का तीसरा आर्टिकल है कि लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी पर कर संबंधी कुछ नियम बनाए गए हैं। ठीक है, कुछ चेंजेज आए हैं जिसमें जो लोग लॉटरी खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, उससे टैक्स से संबंधित कुछ नियम है। क्या है, चर्चा में क्यों है, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में स्वीकार किया है कि लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत कर योग्य हैं। ठीक है, क्या कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कि लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत कर योग्य है। क्या, देखते हुए चलिए। क्या है इसकी पृष्ठभूमि, पहले ये पढ़िए कि सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न लॉटरी डीलरों द्वारा दायर की गई याचिकाओं के संबंध में आदेश पारित किया है कि, और जिसमें तर्क दिया गया है कि केंद्र सरकार ने अनुसूचित तरीके से लॉटरी को वस्तु यानी गुड्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये उसकी पृष्ठभूमि, उसके डीलर ये दायर किए थे जो लोग लॉटरी वगैरह लगाते हैं। तो इसमें क्या बात हुआ फिर ये देखिए, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 252 और लॉटरी पर कर अधिरोपित करने संबंधी अधिसूचना को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह कानून संविधान के तहत किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और सूर्योदय एसोसिएट्स बनाम दिल्ली सरकार वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के भी विपरीत है, जिसमें यह माना गया था कि लॉटरी केवल एक प्रकार का एक्शनेबल क्लेम है, ठीक है, और इसे वस्तु के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो ये 2017 की धारा के तहत सुप्रीम कोर्ट में मामला था और जो याचिका करता थे, जो लोग ये लॉटरी वगैरह कराते थे, जिनके ने इसके खिलाफ बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि इसे वस्तु के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। आगे देखिए सर्वोच्च न्यायालय का इस पे क्या निर्णय था। ये देखिए सर्वोच्च न्यायालय का इस पे क्या निर्णय कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी एक्शनेबल क्लेम हैं, ठीक है, और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 252 के तहत वस्तु की परिभाषा के दायरे में आते हैं। एक्शनेबल क्लेम तो है ही है, ठीक है, कि अगर कोई लॉटरी खेलता है, जुआ, सट्टेबाजी, तो जो भी इसमें होता है वो मतलब जो भी उसको धनराशि प्राप्त होती है अपना क्लेम करके ले लेता है कि भाई मेरा हुआ, इस तरीके से। और इसका जो है ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 252 के तहत, ठीक है, धारा 2 का जो 52वां हिस्सा है उसके तहत वस्तु की परिभाषा के दायरे में आता है ये तीनों चीजें। और न्यायालय ने कहा कि लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी पर लगने वाला जीएसटी किसी भी प्रकार से भेदभावपूर्ण नहीं है तथा यह संविधान के तहत प्रदान किए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन भी नहीं करता है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। आगे देखिए कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अनुसूची 3 के मुताबिक लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी के अलावा अन्य किसी भी एक्शनेबल क्लेम को न तो वस्तु और न ही सेवाओं की आपूर्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, केंद्रीय वस्तु सेवा कर अधिनियम 2017 के अनुसूची 3 के अनुसार। और इस तरह अधिनियम में कुछ चुनिंदा एक्शनेबल क्लेम यानी लॉटरी, जुआ, सट्टेबाजी ही जीएसटी के दायरे में लाए गए हैं। सॉरी, तो ये सारी चीजें हैं, जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। और लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी जैसे एक्शनेबल क्लेम को जीएसटी के तहत शामिल करने के लिए संसद के पास अधिनियम के तहत वस्तु की समावेशी परिभाषा निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार है और संविधान का अनुच्छेद 246 से संसद को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। इसलिए अधिनियम की धारा 252 के तहत निर्धारित वस्तु यानी गुड्स की परिभाषा को संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत नहीं माना जा सकता है। क्या होते हैं एक्शनेबल क्लेम, पहले ये पढ़ लीजिए कि ये जो अभी हम लोग बीच बीच में पढ़ रहे थे एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं, ये पढ़िए। एक्शनेबल क्लेम मीन्स क्या कि संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम 1882 के मुताबिक एक्शनेबल क्लेम का अभिप्राय अचल संपत्ति को बंधक रखकर अथवा चल संपत्ति को गिरवी रखकर सुरक्षित किए गए ऋण के अलावा अन्य किसी भी ऋण के दावे से होता है। क्या कह रहा है एक्शनेबल क्लेम क्या होता है कि संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम जो है 1882 का, उसके मुताबिक जो हमारी अचल संपत्ति होती है, ठीक है,
और चल संपत्ति। अचल और चल का मतलब आप समझते हैं। अचल संपत्ति यानी जो आपका जमीन, घर, प्रॉपर्टी वगैरह जो होते हैं, ये सब अचल होते हैं। और चल संपत्ति का मतलब यानी मुद्रा। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इनको गिरवी रखकर सुरक्षित किए गए ऋण के अलावा अन्य किसी भी ऋण के दावे से होता है। और ध्यातव्य है कि लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी से संबंधित गतिविधियों को ही जीएसटी के अधीन रखा गया है। और इन तीनों के अतिरिक्त अन्य कोई भी एक्शनेबल क्लेम वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम के कुछ उदाहरण भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा। कुछ उदाहरण एक्शनेबल क्लेम के क्या? वह बीमा पॉलिसी जिसके लिए बंधक अथवा अन्य किसी माध्यम से सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। ऐसी कोई बीमा हो, बीमा पॉलिसी जिसके लिए कोई चीज बंधक न रखा गया हो या अन्य किसी माध्यम से उसके लिए सुरक्षा प्रदान न की गई हो। और किराए के बकाये का दावा भी एक्शनेबल क्लेम है, क्योंकि इसे किसी भी चल अथवा अचल संपत्ति के माध्यम से सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है, जो किराए वगैरह होते हैं। जैसे भविष्य निधि का जो दावा होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। असुरक्षित ऋण का जो भी दावा होता है वो सभी एक्शनेबल क्लेम के उदाहरण हैं। अब क्या है कि लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी से संबंधित जो केंद्रीय कानून है जो बनाए गए हैं वो पढ़ लीजिए। लॉटरी विनियम अधिनियम 1998 क्या कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत भारत में लॉटरी को कानूनी रूप से मान्यता दी गई है और लॉटरी का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए और लॉटरी के ड्रॉ का स्थान भी उस राज्य विशेष में ही होना चाहिए। लॉटरी विनियम अधिनियम 1998 के द्वारा। आगे देखिए और कौन कौन से कानून हैं। एक है पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955। क्या है इसमें कि यह अधिनियम किसी भी प्रतियोगिता में पुरस्कार को परिभाषित करता है कि कोई भी प्रतियोगिता हुआ, कहा कि आप लोग फर्स्ट आएंगे तो ये इनाम दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें होती है। तो क्या है कि इस अधिनियम के तहत ये चीजें होती हैं। अगर है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, तो इसके तहत क्या होता है कि इस अधिनियम के तहत लॉटरी के माध्यम से अर्जित आय के प्रेषण को प्रतिबंधित किया जाता है। जो भी लॉटरी से संबंधित आय होती है उससे। आगे देखिए और कौन कौन सा अधिनियम है इसके तहत। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2011, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011 क्या कह रहा है कि इन नियमों के तहत कोई भी इंटरनेट सेवा प्रदाता, नेटवर्क सेवा प्रदाता या कोई भी सर्च इंजन ऐसा कोई भी कंटेंट प्रदान नहीं करेगा जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुए या गैम्बलिंग का समर्थन करता है। ये सारा कुछ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2011 के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके साथ आयकर अधिनियम भी लगा है 1961। क्या कह रहा है ये देखिए कि इस अधिनियम के तहत भारत में वर्तमान कराधान नीति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रकार के जुआ उद्योग को कवर करती है। ठीक है ना। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है कि पुलिस थानों में सीसीटीवी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि हर पुलिस थानों में सीसीटीवी होना चाहिए और कहां कहां पे होना चाहिए, ये सारी चीजें इसीलिए चर्चा में इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़िए कि चर्चा में क्यों है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी यानी क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरे लगाए जाए। सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या है? क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। तो ये जो सीसीटीवी कैमरा है ये लगाया जाए कहां? सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारों को यह कहा कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में, ठीक है ना, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। क्या कह रहा है देखिए, पृष्ठभूमि क्या है पहले ये जानिए। क्या है इसकी पृष्ठभूमि कि डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2015 का यह मामला है कि डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का जो मामला है, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि मानवाधिकारों के हनन की जांच के लिए हर थाने और जेल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। ठीक है, कि मानवाधिकारों का हनन न हो और उसकी जांच हो सके। और 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय को जांच के दौरान
अपराध स्थल की वीडियोग्राफी का उपयोग करने हेतु एक केंद्रीय पर्यवेक्षण निकाय यानी सेंट्रल ओवरसाइट बॉडी गठित करने को भी कहा था 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने। और आगे देखिए क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पाया है कि अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस थानों में सीसीटीवी नहीं लग पाए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया है कि अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में के पुलिस थानों में सीसीटीवी नहीं है। इसके लिए नवीनतम दिशा निर्देश क्या क्या है ये देखिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन के सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं, मुख्य द्वार, लॉकअप, गलियारों, लॉबी, रिसेप्शन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और साथ ही लॉकअप कमरों के बाहर के क्षेत्र में भी कोई स्थान खुला नहीं छोड़ा जाए। तो ये सारी चीजें बिल्कुल ध्यान से। और क्या कह रहा है कि सीसीटीवी सिस्टम को नाइट विजन से लैस किया जाना चाहिए। जो भी सीसीटीवी लगेंगे उसमें नाइट विजन होना चाहिए कि अंधेरे में भी साफ दिखे। और इसमें ऑडियो के साथ साथ वीडियो फुटेज की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और साथ ही केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ऐसे सिस्टम खरीदना अनिवार्य होगा जिससे कम से कम 1 साल से अधिक समय के लिए डेटा का उसमें भंडारण भी, स्टोरेज भी 1 साल से अधिक का डेटा स्टोरेज किया जा सके। ठीक है। और क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रवर्तन निदेशालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए सहित उन सभी जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे तथा रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए जाने के लिए जिन्हें पूछताछ एवं गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त है। इन सब चीजों के लिए भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है, पर्यवेक्षण निकाय का कार्यान्वयन राज्य और जिला स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए। और इसके लिए संवैधानिक आयाम क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान दिशा निर्देश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में निहित मौलिक अधिकार को प्रतिस्थापित करते हैं। आगे देखिए। और इसमें जो अनुच्छेद 21 में क्या कह रहा है, इसमें अनुच्छेद 21 इसके तहत इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है। और अनुच्छेद 21 के विस्तृत दायरे को सर्वोच्च न्यायालय ने उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993 के मामले में विस्तार से बताया है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं दिए गए निर्णय के आधार पर अनुच्छेद 21 के तहत कुछ अधिकारों की सूची भी प्रदान की है। इसके तहत इसमें से कुछ इस प्रकार है, आगे है देखिए क्या क्या है उसमें चीजें, कि विदेश जाने का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, विलंबित फांसी के खिलाफ अधिकार, हिरासत में मृत्यु के खिलाफ अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, डॉक्टरों की सहायता, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, प्रत्येक बच्चे को पूर्ण विकास का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार, ये सब कुछ उसके अंतर्गत आता है। ठीक है। अनुच्छेद 21 जो इनके लिए जो इससे संबंधित है। और हिरासत में संबंधित जो डेटा है इसके बारे में पढ़िए। हिरासत में हिंसा से संबंधित डेटा क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2001 से 18 के बीच इस प्रकार की 1727 मौतें दर्ज की गई हैं, ध्यान में रखिएगा, जिसके लिए केवल 26 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया था। और 2018 में ऐसी 70 मौतों में से केवल 4.3% मौतों के लिए ही पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया था, जहां हिरासत के दौरान पीटे जाने से मौतें हुई थी। जो हिरासत के दौरान पुलिस के हिरासत में है वहां पे पीटे जाने से मृत्यु हुई थी, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हर पुलिस थानों में हर जगह सीसीटीवी और ऑडियो वीडियो इनपुट के साथ और उस कम से कम 1 साल तक वो डेटा वहां पे स्टोरेज रहे, ये सारी चीजें करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है।
अभिरक्षा में मौतों के अलावा 2000 से 2018 के बीच पुलिस के खिलाफ 2000 से अधिक मानवाधिकार उल्लंघन के मामले भी दर्ज किए गए थे, जिनमें केवल 344 पुलिसकर्मियों को ही दोषी ठहराया गया था। ये डेटा है, ये चीजें हैं। और क्या कह रहा है कि यातना के खिलाफ, जो यातनाएं की जाती हैं पुलिस थानों में, उनके खिलाफ जो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है, यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्च्योर का भारत हस्ताक्षर करता नहीं है, जिसके तहत राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में अत्याचार को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने की भी आवश्यकता होती है। क्लियर? ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, यह जो है देशों को अपने नागरिक उन देशों में भेजने से मना करता है जहां यह आशंका होती है कि उन्हें यातना झेलनी पड़ सकती है। इन सारे चीजों में भी। अब सीसीटीवी के बारे में जान लीजिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे सीसीटीवी, क्योंकि वही मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो क्या, यह एक टेलीविजन प्रणाली है जिसमें संकेतों को सार्वजनिक रूप से प्रसारित नहीं किया जाता, बल्कि निगरानी और सुरक्षा उद्देश्यों हेतु इसका उपयोग किया जाता है। क्या कह रहा है इसमें घटक, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इनमें सिर्फ आधारभूत घटक शामिल होते हैं जो बहुत ज्यादा उपकरणों से जो जुड़े हुए नहीं होते हैं। इसमें एक कैमरा होता है लेंस के साथ, केबल होता है, एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर होता है या नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर होता है, डीवीआर या एनवीआर उसको कहते हैं, और एक वीडियो मॉनिटर भी शामिल है। एक वीडियो मॉनिटर यानी एक टेलीविजन टाइप का मॉनिटर जो होता है स्क्रीन, वो ये हो गया आपका डीवीआर, और एक कैमरा लेंस के साथ और एक केबल। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। इसका उपयोग किया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से। यह आतंकवाद और अन्य सुरक्षा खतरों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा नियंत्रक है, और न्याय के लिए सबूत उपलब्ध करने के साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और इलेक्ट्रॉनिक खतरों का पता लगाने में भी सीसीटीवी का उपयोग महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। हमारा जो आज का अगला आर्टिकल है वो है हम्पी मंदिर में अवस्थित हैं पत्थर के रथ, इनके बारे में। ये भारतीय कला और संस्कृति का आर्टिकल है, तो जरूर ध्यान से पढ़िएगा। द हिंदू का आर्टिकल है ये, भारतीय कला व संस्कृति से संबंधित अभी चर्चा में आया है। अभी 2 दिन 9 और 10 तारीख की क्लास नहीं हो पाई थी, तो इन्हीं दोनों दिन का आर्टिकल हम लोग कवर करा रहे हैं आपको, तो जरूर ध्यान में पढ़ते हुए चलिए। क्या है हम्पी मंदिर में अवस्थित पत्थर के रथ, क्यों चर्चा में है? ये कला संस्कृति का मुद्दा है, ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। क्या कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने हम्पी के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर विट्ठल मंदिर परिसर के अंदर पत्थर के रथ की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं। आप ये देख रहे हैं, ये पत्थर के रथ है, ये हम्पी मंदिर है। मैंने आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ाया था इसी चैनल पे, तो ये सारे वास्तुकला के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में मैं सारा पढ़ाया था आपको। तो हम्पी के रथ के बारे में भी पढ़ाया था, जो मंदिर है आप देख रहे होंगे इमेज में, पत्थर के रथ लगे हुए हैं, ये सारी चीजें, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातात्विक अनुसंधान और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख संगठन है। संस्कृति मंत्रालय जो भारत का है उसके अंतर्गत काम करता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, और इसमें क्या है कि हम्पी के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर विट्ठल मंदिर परिसर के अंदर पत्थर के रथ की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में आया है, और ये जो पत्थर के रथ है इसकी सुरक्षा की बात इसमें की गई है। क्या कह रहा है और आगे ध्यान से पढ़िए। पहले हम्पी रथ के बारे में जान लीजिए। ये है हम्पी रथ, आप इमेज में देख ही रहे हैं, ये जो पत्थर के रथ बने हैं। क्या है, ध्यान से पढ़िए, क्यों चर्चा में है। ये पहले का है, मैंने कल्चर में भी पढ़ाया था, ये विजयनगर के आसपास की चीजें। क्या ध्यान से पढ़िए। हम्पी रथ यह भारत में पत्थर से निर्मित 3 प्रसिद्ध रथों में से एक है। ठीक है, भारत में जो पत्थर के रथ है, पत्थर से निर्मित 3 प्रकार के रथ है पूरे भारत में, उनमें से एक है ये। अन्य 2 रथ है, एक है आपका कोणार्क उड़ीसा में पत्थर के रथ, और दूसरा है महाबलीपुरम तमिलनाडु में इस तरीके के पत्थर के रथ। तो भारत में इस तरीके के 3 रथ है, एक हम्पी में मंदिर में अवस्थित है ये रथ, और एक है कोणार्क उड़ीसा में, और एक है महाबलीपुरम तमिलनाडु में। और इसका निर्माण यानी हम्पी रथ के बारे में हो रहा है।
16वीं शताब्दी में विजयनगर शासक राजा कृष्णदेव राय के आदेश पर हुआ था। 16वीं शताब्दी में विजयनगर के शासक थे केडीआर, कृष्णदेव राय। तो इनके आदेश पर हुआ था, इनके शासनकाल में ही। तो अब ये चर्चा में क्यों है आर्टिकल कि विश्व विरासत, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है, और अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस रथ के सुरक्षा के लिए अभी बात की है नए कदम उठाने की, इसीलिए ये चर्चा में है। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, द हिंदू का आर्टिकल है, पढ़ते हुए चलिए। अभी हम्पी मंदिर के बारे में पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद जो दो हैं उनके बारे में आगे देखिए। और क्या कह रहा है इसमें कि विजयनगर शासकों ने 14वीं से 17वीं शताब्दी तक शासन किया था विजयनगर में, और यह भगवान विष्णु के आधिकारिक वाहन गरुड़ को समर्पित एक मंदिर है। जो हम्पी मंदिर है, जो भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़, ठीक है, उससे समर्पित एक मंदिर है। और एक विठल मंदिर, इसके बारे में देखिए। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से एक देवराय द्वितीय के शासन के दौरान हुआ था। अभी वो हम्पी मंदिर के बारे में हमने पढ़ा, और हम्पी मंदिर के बाद जो विठल मंदिर जो विजयनगर के बारे में है, तो एक दो के बारे में जान लेते हैं। इसका 15वीं शताब्दी में हुआ था विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय के शासनकाल में। और वो जो विठल मंदिर है, यह विठल को समर्पित है, और इसे विजया विठल मंदिर भी कहा जाता है। और विठल को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। और विठल मंदिर दक्षिण भारतीय मंदिर व वास्तुकला की द्रविड़ शैली में निर्मित है। अब हम्पी के बारे में पढ़ लीजिए, क्या है हम्पी का, क्या इतिहास है। 14वीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन भारत के महानतम साम्राज्यों में से एक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित, हम्पी कर्नाटक में है, और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ये आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा एंशिएंट इंडिया में, फिर भी यहाँ पे एक बार देख ले लीजिए। और इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने वर्ष 1336 में की थी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य उसकी राजधानी की, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसको यूनेस्को ने वर्ष 1986 द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में वर्गीकृत किया है, और यह विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय भी है। ये जो मंदिर है, जो यहाँ पे रथ वगैरह है, विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर यानी खुले में ये संग्रहालय है। पहले के मंदिर यहाँ पे अवस्थित है, एक म्यूजियम की तरह है, और 1986 में यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। और हम्पी उत्तर में तुंगभद्रा नदी और अन्य तीन ओर से पथरीले ग्रेनाइट के पहाड़ों से घिरा हुआ है। और हम्पी के 14वीं शताब्दी में के भगवाना शेष यहाँ लगभग 26 वर्ग किलोमीटर तक भी फैले हुए हैं। ये सारा खास बात आप लोग हम्पी के बारे में ध्यान में रखेंगे। और विजयनगर शहर के स्मारक, जिन्हें विद्या नारायण संत के सम्मान में विद्यासागर के नाम से भी जाना जाता है, को वर्ष 1336 से 1570 ईस्वी के बीच हरिहर प्रथम से लेकर सदाशिव राय आदि राजाओं ने बनवाया था। ये सब आपने इतिहास में पढ़ा होगा एंशिएंट इंडिया में, फिर भी देख लीजिए, क्योंकि हम लोग हम्पी मंदिर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम्पी के बारे में भी जानना, विजयनगर के बारे में भी जानना जरूरी है। और यहाँ पर सबसे अधिक इमारतें तुलुव वंश के महान शासक कृष्णदेव राय ने ही बनवाई थी, केडीआर ने, ठीक है। और ये तुलुव वंश का था, कृष्णदेव राय, केडीआर। आगे देखिए। और हम्पी के मंदिरों को उनकी बड़ी बीमाओं, जो ऊपर है, पुष्प अलंकरण, स्पष्ट नक्काशी, विशाल खंभों, भव्य मंडपों एवं मूर्ति कला तथा पारंपरिक चित्र निरूपण के लिए भी जाना जाता है, जिसमें रामायण और महाभारत के विषय भी शामिल किए गए हैं, ठीक है ना। आगे देखिए। और हम्पी में ही मौजूद है वो मंदिर, विठल मंदिर, इसीलिए हमने अभी पीछे पढ़ा था। हम्पी में मौजूद विठल मंदिर विजयनगर साम्राज्य की कलात्मक शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, और एक पत्थर से निर्मित देवी लक्ष्मी, नरसिंह तथा गणेश की मूर्तियां अपनी विशालता एवं भव्यता के लिए यहाँ पे उल्लेखनीय है। और यहाँ स्थित जैन मंदिरों में कृष्ण मंदिर, पट्टाभिराम मंदिर, हजारा रामचंद्र और चंद्रशेखर मंदिर प्रमुख हैं। ये सब हम्पी। तो विजयनगर के में ये है, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, यही है हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल में जो जो चीजें जुड़ी होती हैं सबके बारे में जानना जरूरी होता है। विजयनगर या विजय का शहर एक शहर और साम्राज्य दोनों का
नाम था। साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी यानी 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, और यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के दूरतम दक्षिण तक फैला हुआ है। कौन? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य पे 4 महत्वपूर्ण राजवंशों का शासन हुआ है। ठीक है, पहला संगम वंश, दूसरा सुलु वंश, तीसरा तुलु वंश और चौथा अराविदु वंश। और तुलु वंश का ही था केडीआर, कृष्णदेव राय। देखिए आ भी गया, क्या कह रहा है कि तुलु वंश का कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 29 तक विजयनगर साम्राज्य का ये सबसे प्रसिद्ध शासक था कृष्णदेव राय, केडीआर, इसीलिए ये जाना जाता है। उसके शासन में विस्तार और समेकन की विशेषता थी। उसने उन्हें कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण और कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रभावशाली गोपुरम जोड़ने का श्रेय भी दिया जाता है कि किसको? केडीआर को। और उन्होंने विजयनगर के पास एक उपनगरीय बस्ती की भी स्थापना की थी जिसे नागालपुरम भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये उसके बारे में जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, उन्होंने तेलुगु में अमुक्त मलयद के नाम से जाने जाने वाले शासन कला के ग्रंथ की भी रचना की थी। कि किसने? केडीआर ने। ये उसका ग्रंथ है जिसका नाम है अमुक्त मलयद। ठीक है, और विजयनगर शासकों के संरक्षण में फैले दक्षिण भारत के हिस्सों में द्रविड़ वास्तुकला भी संरक्षित है। और विजयनगर वास्तुकला को रानी का स्नान और हाथी अस्तबल जैसी धर्मनिरपेक्ष इमारतों में इंडो इस्लामिक वास्तुकला के तत्वों को अपनाने के लिए भी जाना जाता है, जो एक अत्यधिक विकसित बहुधार्मिक और बहुजाति समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। और द्रविड़ वास्तुकला के बारे में जान लीजिए, क्योंकि जो हम्पी मंदिर शैली है, सारी शैली या विजयनगर राज्य की जो भी शैली है मंदिरों की, वो द्रविड़ वास्तुकला शैली है। तो इसके बारे में जान लीजिए द्रविड़ वास्तुकला के बारे में कि 6ठी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर और दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला शैली लगभग एक समान थी, उत्तर और दक्षिण दोनों भारत में। लेकिन 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद प्रत्येक क्षेत्र का भिन्न भिन्न दिशाओं में फिर विकास हुआ और इस प्रकार आगे ब्राह्मण हिंदू धर्म मंदिरों के निर्माण में 3 प्रकार की शैलियों का उदय हुआ था। ये मैंने आप लोगों को जब मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा था यूट्यूब पर ही, इसमें मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था, जिसमें है नागर, द्रविड़ और बेसर शैली का प्रयोग किया गया है। और विजयनगर साम्राज्य में द्रविड़ वास्तुकला का प्रयोग है, इसीलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। इनके सबसे पढ़ लीजिए मंदिर के नागर और द्रविड़ शैली की क्या विशेषता है, ये भी देख लीजिए। क्या कह रहा है कि जो मंदिरों के नागर और द्रविड़ शैली हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं, मैंने कल्चर में पढ़ाया था, फिर भी देख लीजिए। नागर शैली, नागर शब्द नगर से बना हुआ है, नगर से बना है नागर, और सर्वप्रथम नगर के निर्माण में होने के कारण इसे नागर शैली कहा जाता है। ठीक है, नगरों में जो मंदिरों का निर्माण हुआ इसीलिए इसको नागर शैली कहा जाता है। और यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में फैले। हिमालय से लेकर जो भी विंध्य पर्वत तक का रेंज है उन सारे एरियाज में जो मंदिर निर्माण या वास्तुकला की शैली है वो नागर शैली है। क्या कह रहा है? इसे 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में मौजूद शासक वंशों ने पर्याप्त संरक्षण भी दिया था। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच नागर शैली को। नागर शैली की पहचान कैसे है? कि विशेषताओं में समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता दिखाई जाती है। मैंने जब कल्चर पर पढ़ा था तो इमेज भी दिखाया था, इमेज यहाँ पर भी है, आप देख सकते हैं। ये है नागर, समतल छत से सीधे उठा हुआ। 3 चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा। और क्या क्या कह रहा है इमेज से मिलाते हुए देखिए। इसे अनुप्रस्थिका एवं उत्पाथन समन्वय भी कहा जाता है। ठीक है ना। नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं और ये मंदिर ऊंचाई में 8 भागों में बांटे गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे मूल, आधार, गर्भगिरी, मसरक यानी नींव और दीवारों के बीच का जो भाग होता है उसको कहते हैं जंघा, यानी दीवार को कहा जाता है। कपोत यानी जो कार्निस होता है उसको कपोत, शिखर, गल यानी गर्दन, वर्तुलाकार आमलक और कुंभ यानी शूल सहित जो कलश होते हैं, ये सारी चीजें। और इस शैली में बने मंदिरों को उड़ीसा में कलिंग और गुजरात में लाट और हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय कहा गया है। जो भी मंदिर नागर शैली में बने हैं उनको।
तो जरूर ध्यान में रखिएगा क्या क्या चीजें। आगे देखिए, अब द्रविड़ शैली के बारे में पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। द्रविड़ शैली, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी नाम मंदिर तक आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये नागर शैली से बना हुआ मंदिर है, ये द्रविड़ शैली से बने हुए मंदिर का उदाहरण है वास्तुकला का, और बेसर शैली से बने हुए, ये आप इमेज में जरूर देख लीजिए। और द्रविड़ शैली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई और सुदूर दक्षिण भारत में इसकी दीर्घ जीवता 18वीं शताब्दी तक बनी भी रही थी। द्रविड़ शैली की कैसे पहचान है ये देखिए, इसके प्रकार में इसमें होता है प्राकार होता है जिसे चार दीवारी कहते हैं, गोपुरम जिसे प्रवेश द्वार कहा जाता है, वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह होता है रथ, पिरामिडा नुमा से शिखर होता है, मंडप होता है नदी मंडप, विशाल सांकेतिक प्रांगण, अष्टकोण मंदिर संरचना आदि इसमें शामिल है। और द्रविड़ शैली के मंदिर बहुमंजिला भी होते हैं, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया और चोल काल में इसने ऊंचाइयां हासिल की। पल्लवों ने इस शैली को जन्म किया, लेकिन चोल काल में द्रविड़ शैली ऊंचाई पे गई तथा विजयनगर काल के बाद से यह फिर ह्रासमान हुई। विजयनगर के बाद फिर यह शैली धीरे धीरे समाप्त। और चोल काल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्ति कला और चित्रकला का भी संगम हो गया है। और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल शासक राजराज द्वारा निर्मित 1000 वर्षों से द्रविड़ शैली का जीता जागता उदाहरण है। और द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही आगे नायक शैली का विकास हुआ है, जिसके उदाहरण है मीनाक्षी मंदिर मदुरई में, रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम तमिलनाडु में, और रामेश्वर मंदिर आदि, ठीक है। इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो क्या कह रहा है कि गैर निवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार दिया गया है, जो गैर निवासी भारतीय हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए क्या क्यों चर्चा में है ये, कि हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई ने कानून और न्याय मंत्रालय को सूचित किया है कि वह अगले वर्ष असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में होने वाले चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलेट सिस्टम ईटीपीबीएस का प्रयोग गैर निवासी भारतीय के लिए करने हेतु तकनीकी और प्रशासनिक रूप से तैयार है। तो जरूर ध्यान में रखिएगा क्या कह रहा है, ठीक है ना। ईसीआई द्वारा तो क्या है कि क्या अधिकार में मिला, क्यों में मिल रहा है, ध्यान से पढ़िए क्या है पृष्ठभूमि पहले इसकी। कि वर्ष 2013 और वर्ष 2014 में ईसीआई ने कई सांसदों, उद्योगपतियों और मंत्रियों के अनुरोध करने और सर्वोच्च न्यायालय में गैर निवासी भारतीयों द्वारा याचिका दायर करने के बाद संभावित विकल्पों की तलाश शुरू कर दी थी। और वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद मुख्य रूप से 3 विकल्पों का अध्ययन करने के लिए एक 12 सदस्यीय समिति का भी यहाँ पे गठन किया गया था। और क्या है 12 सदस्यीय समिति, ये देखिए, डाक द्वारा मतदान, विदेशों में भारतीय मिशनों पर मतदान और ऑनलाइन वोटिंग इसके द्वारा किया जाता है। और समिति ने ऑनलाइन मतदान से इनकार कर दिया और इसके पीछे उसका मत था कि यह मतदान की गोपनीयता को खत्म कर सकता है और इसके अलावा पर्याप्त संसाधनों के अभाव के कारण विदेशों में भारतीय मिशनों पर मतदान के प्रस्ताव को भी रद्द कर दिया जाएगा। जो गैर निवासी भारतीय मतलब वो भारतीय जो भारत से बाहर रहते हैं वो इस तरीके से अपना मतदान करते हैं। तो अभी ऑनलाइन वाले को मना किया गया था। आगे देखिए, वर्ष 2015 में पैनल ने समिति से सिफारिश की कि एनआरआईज को व्यक्तिगत रूप से मतदान के अलावा ई पोस्टल बैलेट और प्रॉक्सी वोटिंग जैसी अतिरिक्त वैकल्पिक विकल्प दिए जाए। प्रॉक्सी वोट डालने का या ई पोस्टल बैलेट, अभी आगे देखेंगे कि क्या होता है। प्रॉक्सी वोटिंग के तहत एक पंजीकृत मतदाता अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग एक प्रतिनिधि के माध्यम से कर सकता है। उसका कोई प्रतिनिधि होगा जो जाके उसके जगह पे मतदान कर सकता है। और वर्तमान में भारत में रहने वाले मतदाताओं यानी सेवा मतदाता की कुछ श्रेणियों के लिए डाक मतपत्रों की अनुमति है जो पोस्टल माध्यम से, जिसमें शामिल है
जिसमें जो पोस्टल के थ्रू करते हैं डाक मतदान, कौन कौन शामिल है? सशस्त्र बलों के जो सदस्य हैं, ठीक है, वो करते हैं पोस्टल के द्वारा, क्योंकि वो वोट डालने के लिए सशस्त्र जो बल है, जो सीमा सुरक्षा बल या जो भी जितने भी हैं, वो वहां से अपना पोस्ट छोड़ के आ नहीं सकते, इसलिए। और किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य, वो भी जो उस राज्य के बाहर सेवारत है, जैसे कोई यूपी का है, अगर बिहार झारखंड या कहीं भी बाहर जम्मू कश्मीर वगैरह में काम कर रहा है, तो ये लोग पोस्टल के द्वारा। और भारत सरकार के अधीन किसी पद पर भारत के बाहर कार्य कर रहा व्यक्ति, जो भारत सरकार का अधीन है और जो भारत के बाहर कार्य कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट का लेकिन एम्प्लॉई है। और वर्ष 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनआरआई के लिए प्रॉक्सी वेटिंग अधिकारों का प्रस्ताव भी पारित किया है, और जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 में संशोधन कर इसके लिए एक विधेयक भी बनाया गया है। प्रॉक्सी वेटिंग में क्या होता है? एक प्रतिनिधि के द्वारा कोई अपना वोटिंग करा सकता है। हालांकि 16वीं लोकसभा के विघटन होने के कारण यह बिल राज्यसभा में ही निरस्त हो गया था, पास नहीं हो पाया था प्रॉक्सी वोटिंग वाला, और इस प्रस्ताव को दोबारा फिर नहीं लाया गया, जो प्रॉक्सी वोटिंग होती है। और इस सीआई ने गैर निवासी भारतीयों के लिए प्रॉक्सी वोटिंग के बजाय अभी केवल पोस्टल मतदान के अधिकार पर ही जोर दिया है कि पोस्ट के द्वारा आप अपना मतदान कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है कि विदेशी मतदाताओं को पोस्टल मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार को केवल चुनाव नियम 1961 में संशोधन करने की आवश्यकता है, और इसके लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और एनआरआईज के लिए वर्तमान मतदान प्रक्रिया क्या है, ये देखिए एनआरआईज वर्तमान में कैसे करते हैं कि एनआरआईज के लिए मतदान का अधिकार जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 में संशोधन के माध्यम से वर्ष 2011 में पुनः स्थापित किया गया। और एक एनआरआई पासपोर्ट में उल्लेखित अपने निवास स्थान के निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकता है। उसके पासपोर्ट में जहां पे उसके निवास स्थान इंडिया में जहां पर भी है, उसी क्षेत्र में अपना करेगा। और यह केवल व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकता है, और मतदान केंद्र पर अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए उसे अपने पासपोर्ट की मूल प्रति उपलब्ध करानी होगी, तभी वो मतदान कर पाएगा। ठीक है। और एनआरआई मतदाताओं के पास वर्तमान शक्ति क्या है कि संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रवासी आबादी विश्व में सबसे ज्यादा कि कितनी है? 16 मिलियन। और यद्यपि भारत में मतदाताओं के रूप में पंजीकृत 1 लाख से कुछ ही अधिक प्रवासी भारतीयों के साथ एनआरआई मतदाताओं का पंजीकरण भी बहुत कम हुआ है। ठीक है। और क्या कह रहा है? और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में उनमें से लगभग 25,000 लोग मतदान करने के लिए भारत आए थे। जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें से भारत से बाहर जो लोग रह रहे हैं, उनमें से 25,000 लोग आए थे। और पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान की प्रक्रिया ये क्या है, ये देखिए पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान की प्रक्रिया कैसे होती है? पोस्टल के माध्यम से। पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान में रुचि रखने वाले किसी भी एनआरआई को चुनाव की अधिसूचना के 5 दिन के अंदर मतदान के बारे में निर्वाचन अधिकारी को सूचित करना होगा। रिटर्निंग ऑफिसर को, आरओ को सूचित करना होता है 5 दिन के अंदर। उसके बाद क्या होगा? फिर संसदीय या विधानसभा क्षेत्र का आरओ संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है, आरओ जो होता है रिटर्निंग ऑफिसर। और इस तरह की सूचना प्राप्त करने के बाद आरओ इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैलेट पेपर भेजेगा, इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजेगा बैलेट पेपर। और एनआरआई मतदाता बैलेट पेपर का प्रिंट आउट लेकर उस पर अपनी पसंद को चिन्हित करेंगे, और इसे देश के राजनयिक या काउंसलर प्रतिनिधि द्वारा नियुक्त एक अधिकारी द्वारा सत्यापित घोषणा पत्र के साथ वहां भेजा जाएगा। ठीक है। और उस देश का जो राजनयिक वहां पे स्थित होता है, वो उस पर साइन करेगा, उसके बाद फिर वहां से भेजा जाएगा जहां वह एनआरआई निवासी है, जहां पर रहता है उस राज्य में जो भारत का राजनयिक है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, राज्य नहीं, देश में। इसका राजनीतिक पक्ष क्या है? समिति ने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों और विदेश मंत्रालयों से एनआरआई के संबंध में विदेश में वोट डालने के लिए विचार किए जा रहे विकल्पों पर सलाह ली थी कि वो भी विदेश में ही वोट डाल दें। लेकिन देखते हैं, राजनीतिक दलों में केवल एनसीपी ने पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है, और बीएसपी, भाजपा और सीपीआई के अनुसार समय की कमी के कारण डाक मत पत्र एक व्यवहार्य विकल्प नहीं था। और कांग्रेस पोस्टल बैलेट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने के पक्ष में भी नहीं थी। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, धीरे धीरे सब चेंज हो जाएगा।
अब एनआरआई के बारे में आप पढ़ ले लीजिए, क्योंकि ये पूरा आर्टिकल एनआरआई के बारे में ही हो रहा है, नॉन रेजिडेंस इंडियन। ठीक है, क्या है? अनिवासी भारतीय यानी नॉन रेजिडेंस इंडियन, एनआरआई, जिसको हिंदी में कहेंगे अनिवासी भारतीय, यानी ऐसे भारतीय जो भारत के हैं लेकिन भारत में निवास नहीं करते हैं, का अर्थ ऐसे नागरिकों से है जो भारत के बाहर रहते हैं और भारत के नागरिक हैं, या जो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7A के दायरे में विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक है। और आयकर अधिनियम के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत के निवासी के रूप में मानदंडों को पूरा नहीं करता है वो भारत का निवासी नहीं है और उसे आयकर देने के लिए अनिवासी भारतीय माना जाता है। ठीक है ना? और क्या कह रहा है इसमें कि ध्यातव्य है कि 1 फरवरी 2020 को प्रस्तुत बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आवासीय स्थिति यानी रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर व्यक्तियों की कर क्षमता का निर्धारण करने के लिए मापदंड और अवधि को भी संशोधित किया था अभी इस बार। और संशोधित नियमों के अनुसार एक व्यक्ति को तब भारत का साधारण निवासी माना जाएगा जब वह पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 120 दिनों के लिए भारत में रहा हो, और यह अवधि पूर्व में 182 दिन थी जिसे अब 120 दिन कर दिया गया है। और यह भारत का साधारण निवासी तब माना जाएगा कि पिछले जो एक साल में कम से कम 120 दिन भारत में रहा हो, तभी। तो ये थे आज के आर्टिकल जो वहीं पे कंप्लीट होते हैं। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप लोग इसे जरूर फॉलो करेंगे। यहीं पे मैं अपने सभी क्लास का पीडीएफ और लिंक अपलोड कर देता हूँ। और ये है मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे भी जरूर फॉलो करेंगे। यहाँ पे रात 9 बजे से 9 से 10 1 घंटे मैं यहाँ पे RS टीवी यानी राज्यसभा टीवी और LS टीवी यानी लोकसभा टीवी के बारे में जो भी डिबेट होते हैं, ये डिबेट जो भी अगस्त से डिबेट चले आ रहे हैं, मतलब जो आप लोगों को यूपीएससी अगले बार 2021 के लिए काम आएगा, अगस्त से मैं सारे डिबेट शुरू करूंगा और यहाँ से आप लोग करेंगे कि इसको कंटिन्यू करेंगे। 9 से 10 रोज रात में होगा। इसका पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ये जो लिंक है इसको भी फॉलो करिए और इसको भी फॉलो करिए। क्लास इस लिंक पे होगी और पीडीएफ आपको उसका इस लिंक पे मिलेगा। ठीक है, ये होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको अपने टेलीग्राम पे इस वीडियो का, ये जो राज्यसभा और लोकसभा टीवी का जो वीडियो का भी जो लिंक है वही मैं शेयर कर दूंगा कि आप इस क्लास के अलावा उस वीडियो को सुन भी सकें और इसका पीडीएफ उसके बाद पढ़ सकें, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरे इस क्लास का आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा, और शेयर कर देंगे तो और भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चीजें पहुंच सकेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं तो जरूर ध्यान में रखिएगा। एक क्लास रोजाना 10:30 बजे होगी। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर आप उस लिंक से सर्च करें या टेलीग्राम पे जाके अनअकैडमी स्वदीप कुमार, मेरा नाम है स्वदीप, अनअकैडमी स्वदीप कुमार सर्च करेंगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक में मिल जाएगा। आप यहीं को इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार।